वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। बात करते हैं फैसिलिटीज़ लेआउट्स की। फैसिलिटीज़ लेआउट जो है, इनसे मुराद ये होता है कि जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस फैसिलिटी के अंदर, ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जाए वर्क फ्लो को, एफिशिएंसी भी हो और साथ में सेफ्टी भी हो। और जो प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है इस बात को यकीनी बनाना कि स्मूथ मटेरियल फ्लो हो, मिनिमाइज़ किया जाए हैंडलिंग कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और कई सारी टाइप्स होती हैं लेआउट की और जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। प्रोडक्ट लेआउट होती है जो कि जानी जाती है लाइन लेआउट के तौर पर। अरेंज किया जाता है इक्विपमेंट को सिक्वेंशली, यानी कि सीक्वेंस के अंदर किया जाता है स्टेप्स के मुताबिक प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो कि आइडियल बनाता है मास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, असेंबली लाइन वगैरह हो गया। और फिर प्रोसेस लेआउट आता है दूसरी तरफ, जहाँ पर ग्रुप किया जाता है सिमिलर प्रोसेसेस को एक साथ होते हैं, यानी कि जो एक जैसे प्रोसेसेस होंगे, जैसे कि और तमाम जो ड्रिलिंग मशीन है वो एक जगह पे आ जाए, इस तरीके से, जो कि सूटेबल होता है जॉब शॉप्स हैंडलिंग, जो कस्टमाइज ऑर्डर्स के लिए, यानी कि जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा जो सेलुलर लेआउट होता है, इसमें कंबाइन किया जाता है प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट दोनों को ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्क स्टेशन जो है सेल्स के अंदर, जो कि हैंडल करता है फैमिलीज जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स की, और इम्प्रूव किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी और कम किया जाता है लीड टाइम। इसके बाद आता है फिर फिक्स पोजीशन लेआउट, जो कि यूज़ किया जाता है लार्ज बड़े इमूवेबल प्रोजेक्ट, जैसे कि शिप बिल्डिंग हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे वर्कर और इक्विपमेंट मूव होते हैं प्रोडक्ट के अराउंड। हर लेआउट की अगर हम देखें तो मुख्तलिफ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिज़ाइन करना एक इफेक्टिव फैसिलिटी लेआउट, इसमें कई सारी कंसिड्रेशन आ जाती है, जिसमें मटेरियल फ्लो भी आ जाता है, स्पेस आ जाता है, स्पेस की यूटिलाइजेशन, और इसके अलावा सेफ्टी हो गया और एम्प्लॉई एर्गोनॉमिक्स हो गया। और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मिनिमाइज़ किया जाए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिड्यूस किया जाए बॉटलनेक्स, और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि ऑपरेशन जो है वो स्मूथ रहे। और की फैक्टर जो इसमें शामिल है लेआउट डिज़ाइन, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लेआउट डिज़ाइन, उसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन वॉल्यूम है, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है। हाई वॉल्यूम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स जो है वो फेवर करती है प्रोडक्ट लेआउट, जबकि लो वॉल्यूम कस्टमाइज प्रोडक्ट जो रिक्वायर करती है प्रोसेस लेआउट। और एडवांस टेक्निक जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD और साइमुलेशन मॉडल्स जो है इंक्रीजिंगली यूज़ किए जाते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए लेआउट, विजुअलाइज करते हुए वर्क फ्लोज और जो टेस्टिंग है डिफरेंट कन्फिग्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन से पहले। और लीन प्रिंसिपल्स जो है वो भी प्ले करते हैं एक रोल जो है लेआउट डिज़ाइन में, एलिमिनेट करते हुए वेस्ट और इम्प्रूव करते हुए एफिशिएंसी जो है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के ज़रिए। और केस स्टडीज़ अगर हम देखें इंडस्ट्रीज से, जैसे कि ऑटो मोटिव या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो शो करती है कि ऑप्टिमाइज लेआउट जो है वो रिड्यूस कर सकता है लीड टाइम तकरीबन 30% तक, और इम्प्रूव करता है स्पेस की जो यूटिलाइजेशन होती है उसको सिग्निफिकेंटली तौर पे। और इसी के साथ साथ जो सेफ्टी रेगुलेशन और कंप्लाइंस स्टैंडर्ड है वो भी लाजमी तौर पे इंटीग्रेट किया जाए डिज़ाइन के अंदर, ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। जहाँ भी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं तो उनको रोका जाए, और इंश्योर किया जाए कि वर्कर्स की वेलबींग उसका भी ख्याल रखा जाए। और मॉडर्न ट्रेंड्स अगर हम देखें तो उसमें फ्लेक्सिबल लेआउट जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है चेंजिंग प्रोडक्ट लाइन के लिए, और जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है जो कि अलाउ करता है क्विक रिकन्फिग्रेशन। Now the work systems and location planning. डिज़ाइन ऑफ वर्क सिस्टम प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। और डिज़ाइन करना वर्क सिस्टम में, उसमें ये होता है कि क्रिएट किया जाता है एफिशिएंट प्रोसेसेस जो कि बैलेंस करता है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और एम्प्लॉय वेलबींग। और की कंपोनेंट में शामिल है जॉब डिज़ाइन, वर्क मेजरमेंट और एर्गोनॉमिक। और जॉब डिज़ाइन जो है वो डिटरमाइन करता है टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेथड जो कि असाइन किया जाता है वर्कर्स को। और एम ये होता है कि बढ़ाया जाए मोटिवेशन और रिड्यूस किया जाए फटीग। और टेक्निक्स जैसे कि जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट और रोटेशन, इनको यूज़ करते हुए इंप्रूव किया जाता है इंगेजमेंट और मिनिमाइज़ किया जाता है मोनोटोनी। और वर्क मेजरमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करता है टाइम स्टैंडर्ड्स जो है टास्क के लिए, यूज़ करते हुए मेथड जैसे कि टाइम स्टडीज़, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, और जो वर्क सैम्पलिंग होती है। और एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड हेल्प करता है कैपेसिटी प्लानिंग में, स्केजुलिंग और जो कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। और एर्गोनॉमिक्स जो है उसका फोकस होता है अडॉप्ट करने के ऊपर वर्क एनवायरनमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक, ताकि रिड्यूस किया जाए स्ट्रेन और जो इंजरी के जो रिस्क होता है उसको भी। केस स्टडीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें ये शो करती है कि एर्गोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जो है वो रिड्यूस कर सकती है मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर होते हैं 40% तक उनको, और इनपुट इंक्रीज़ होता है 15% तक। और इसी के साथ साथ ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है वो
ट्रांसफॉर्म कर रही है वर्क सिस्टम को, रिड्यूस कर रही है मैनुअल एफर्ट्स भी और बढ़ा रही है प्रिसीशन को। Now the location planning and analysis factors and technique। लोकेशन प्लानिंग जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, सिग्निफिकेंटली तौर पे असर डालता है कॉस्ट, सर्विस लेवल और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है। की फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोकेशन चॉइस, प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट के बारे में, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, लेबर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है प्रायोरिटाइज करता है लोकेशन जो है सप्लायर के करीब का रिड्यूस करे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जबकि एक रिटेल स्टोर फोकस करता है कस्टमर एक्सेसिबिलिटी। सो टेक्निक्स जो होती हैं लोकेशन एनालिसिस के लिए उसमें शामिल होती है फैक्टर रेटिंग जो कि असाइन करता है वेट्स जो है बहुत से क्राइटेरिया को, जैसे कि कॉस्ट, लेबर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड होती है जो कि आइडेंटिफाई करता है ऑप्टिमल लोकेशन, बेस करती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर और डिस्टेंसेस के ऊपर। सो जो जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है GIS वो इंक्रीजिंगली यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए डेमोग्राफिक्स और लॉजिकल डेटा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। और केस स्टडीज जो लॉजिस्टिक के अंदर शो करती हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिलेक्शन रिड्यूस कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20% तक और इम्प्रूव करती है डिलीवरी टाइम्स। ग्लोबलाइजेशन ऐड करती है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लोकेशन प्लानिंग में रिक्वायर करती है कंसिडरेशन ट्रेड पॉलिसीज़ की, कल्चरल फैक्टर और जो करेंसी फ्लक्चुएशन है। और इसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी कंसर्न जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोकेशन डिसीजंस। साथ में कंपनीज जो कि तलाश कर रही है साइट्स जो कि मिनिमाइज करें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। नाउ द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। सो मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स एंड फिलोसफीज। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस आती हैं जिनका एम ये होता है कि इंश्योर करें प्रोडक्ट या और सर्विस या तो पूरा करें या फिर उससे ज़्यादा हो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, एटलीस्ट उसको पूरा करें या उससे भी ज़्यादा हो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है। और जो की डायमेंशन है क्वालिटी की अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक तरफ परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी और एस्थेटिक भी आ जाता है। और फिलोसफीज अगर हम देखें कुछ पाइनियर्स की तरफ से, जैसे कि एडवर्ड डेमिंग की तरफ से, जोसेफ जुरान और फ्रिव क्रॉस्बी की तरफ से, तो इन्होंने जो है वो तश्कील दिया है जो मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको। और डेमिंग ने एम्फेसाइज किया है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और ये एडवोकेट किया है इन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच जो है क्वालिटी की। जबकि जुरान ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटी ट्रायोलॉजी का, प्लानिंग, कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट। जबकि क्रॉसबी ने फोकस किया है जीरो डिफेक्ट्स के ऊपर और जो कॉस्ट है पुअर क्वालिटी की। इम्प्लीमेंट अगर किया जाएगा इन फिलोसफीज़ को, और उसमें जो है वो टूल्स शामिल है जैसे कि पैरेटो एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स और कंट्रोल चार्ट्स। सो ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम देखें बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर स्पेशली जो ऑटोमोबाइल की है तो वहाँ पर ये हमें दिखाई देता है कि इफेक्टिवनेस जो है क्वालिटी मैनेजमेंट की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस से, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गई TQM जिसको कहते हैं, इसके अलावा 6 सिग्मा हो गया। अचीव किया है सिग्निफिकेंट किस्म का रिडक्शन जो है वो डिफेक्ट्स में भी और ऑपरेशनल कॉस्ट में भी। और क्वालिटी मैनेजमेंट ने से जो है वो एक्सटेंड हुआ है सप्लायर रिलेशनशिप, कि ये सप्लाई रिलेशनशिप तक भी एक्सटेंड की गई है। और उसमें रिक्वायर है रिगरस स्टैंडर्ड्स और ऑडिट ताकि मेंटेन किया जाए कंसिस्टेंसी। और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी को मेजर किया जाता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी और एम्पैथी के ज़रिए, और अक्सर असेस किया जाता है यूज़ करते हुए सर्व क्वेल। सो नाउ दी सर्विस क्वालिटी मॉडल्स एंड मेजरमेंट। सर्विस क्वालिटी एक क्रिटिकल डिटर्मिनेंट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी के लिए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। और प्रोडक्ट क्वालिटी के मुकाबले में जो कि टेंजिबल होती है, सर्विस क्वालिटी जो है वो इवैल्यूएट की जाती है। और ये बेस करती है कस्टमर की परसेप्शन और एक्सपीरियंसेस के ऊपर, क्योंकि सर्विसेज जो है वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। और सर्व क्वेल जो मॉडल है ये जो है वाइडली यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी को 5 डायमेंशंस में अगर हम देखें, टेंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी। गैप एनालिसिस जो होता है सर्व क्वेल के अंदर आइडेंटिफाई करता है डिस्क्रिपेंसीज जो पाई जाती हैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और जो एक्चुअल सर्विस डिलीवरी है, और उसी से टारगेटेड इम्प्रूवमेंट आती है। फॉर एग्जांपल कि एक बैंक जो है वो डिस्कवर करता है गैप जो है रिस्पॉन्सिवनेस में और इम्प्लीमेंट करने में, जो फास्टर क्वेरी रेजोल्यूशन सिस्टम है। तो दूसरी अप्रोचेस जो होंगी उसमें ये होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे होगा, मास्टरी शॉपिंग होगी और नेट प्रोमोटर स्कोर होगा, ताकि गेज किया जाए जो सर्विस परफॉर्मेंस है। केस स्टडीज़ जो हॉस्पिटैलिटी में और जो हेल्थ केयर के अंदर है वो शो करती है कि इम्प्रूव होना सर्विस क्वालिटी, उससे बहुत ज़्यादा रिटेंशन रेट होता है और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होता है। और टेक्नोलॉजी प्ले करती है एक बड़ा रोल सर्विस क्वालिटी को बढ़ाने में, सेल्फ सर्विस कियोस्क के ज़रिए, और इसके अलावा चैट बॉट्स और रियल टाइम जो फीडबैक सिस्टम है। लेकिन चैलेंजेस भी आते हैं जैसे कि मेंटेन करना फॉर पर्सनलाइजेशन, मैनेज करना सर्विस फेलियर परसिस्ट,
और इसके अलावा इफेक्टिव सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायर करता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी, और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी हो, उनको ट्रेन किया जाए, और कस्टमर सेंट्रिक कल्चर हो, कस्टमर को सेंटर रखा जाए। नाउ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस की बात करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट के लिए, जो कि एम्फोसाइज करती है कंटिन्यूस क्वालिटी इन्हांसमेंट के ऊपर तमाम फंक्शंस में। और कोर फंक्शन अगर हम बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, उसमें शामिल है कस्टमर फोकस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, और टूल्स जैसे कि PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट, साइकिल, बेंचमार्किंग और क्वालिटी सर्कल्स, ये इंटीग्रल होते हैं तो QM इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे कि PDCA फैसिलिटेट करता है इटरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जबकि बेंचमार्किंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि कंपेयर करें परफॉर्मेंस जो इंडस्ट्री लीडर्स के मुकाबले में। और केस स्टडीज़ अगर हम देखें कंपनीज़ की तरफ से, तो वो ये बताती है कि TQM रिड्यूस कर सकती है डिफेक्ट्स और इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी और बढ़ाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो सक्सेसफुल जो TQM एडॉप्शन है वो रिक्वायर करती है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कमिटमेंट, एक सपोर्टिव कल्चर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिकग्निशन सिस्टम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज़ को कि पार्टिसिपेट करें एक्टिवली तौर पे क्वालिटी इनिशिएटिव्स के अंदर। और चैलेंज भी आते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस टू चेंज आता है, इनकी मुखालफत की जाती है चेंज की, तब्दीली वगैरह की। और नीड होती है कि सस्टेन्ड एफर्ट की जाए वक्त के साथ। तो जो इम्प्लीमेंट करना है TQM, उसमें ये होता है कि डिप्लॉय किया जाए रेंज ऑफ टूल्स, कई सारे टूल्स और टेक्निक्स, ताकि मॉनिटर किया जाए, एनालाइज किया जाए, इंप्रूव किया जाए प्रोसेसेस। और कॉमन टूल्स की अगर हम बात करें, उसमें स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC आ जाता है, जो कि यूज़ करता है कंट्रोल चार्ट्स ताकि डिटेक्ट करे वेरिएशन ऑफ फेलियर मोड। इसके अलावा इफेक्ट एनालिसिस, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि FMEA, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल रिस्क। और 6 सिग्मा एक डेटा ड्रिवन मेथडोलॉजी है जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है TQM, यानी कि उसके साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो फोकस किया जाता है डिफेक्ट को रिडक्शन में, उसके कम करने के ऊपर। जो केस स्टडी है मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर में, वो ये बताती है कि ये टूल सिग्निफिकेंटली तौर पर रिड्यूस कर सकते हैं एरर्स, और बढ़ाती है सर्विस क्वालिटी और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जैसे कि ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन और रियल टाइम एनालिटिक्स मजीद जो है वो मजबूत करता है TQM इनिशिएटिव्स। जबकि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर करती है ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस, एडुकेट रिसोर्सेज और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। So now the quality assurance and aggregate planning. Now the quality control and quality assurance. क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। और क्वालिटी कंट्रोल का फोकस होता है डिफेक्ट को डिटेक्ट करना फिनिश प्रोडक्ट्स में इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के ज़रिए। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसमें एम्फेसाइज किया जाता है कि रोक दिया जाए डिफेक्ट्स को, पहले ही रोक दिया जाए। और ये इस तरीके से किया जाता है कि प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कंप्लाइंस जो है स्टैंडर्ड्स के साथ। और जो टेक्निक होती हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, अगर हम उसको देखें तो उसमें सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल चार्ट्स और विजुअल इंस्पेक्शन का। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस में प्रोसेस ऑडिट के ऊपर रिलाई किया जाता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, और ये कि ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम किया जाए। और अगर एग्जांपल ले तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर करती है कि कंप्लाइंस हो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि GMP के साथ। जबकि क्वालिटी कंट्रोल वेरीफाई करती है प्रोडक्ट की प्योरिटी लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए, और इम्प्लीमेंट किया जाता है बोथ फंक्शंस को इफेक्टिवली, रिड्यूस करता है रिवर्क कॉस्ट भी और बढ़ाता है कस्टमर ट्रस्ट भी। सो मॉडर्न ट्रेंड्स जो है उसमें शामिल है ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन सिस्टम और प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए पोटेंशियल क्वालिटी इश्यूज इससे पहले कि वो हों। नाउ दी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए देखा जाता है कि क्या बैच जो है प्रोडक्ट्स का वो पूरा करता है प्री डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। और ये कि इंस्पेक्ट करने के बजाय हर आइटम को एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और इवेल्यूएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, रिड्यूस करते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट, जबकि मेंटेन करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और कॉमन सैम्पलिंग प्लान में शामिल है सिंगल, डबल और मल्टीपल सैम्पलिंग। हर कोई जो है वो स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस के साथ और रिजेक्शन क्राइटेरिया के साथ है। और ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो एक की टूल होता है जो कि इलस्ट्रेट करता है प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए एक लॉट जो कि बेस करता है क्वांटिटी लेवल के ऊपर। और एग्जांपल अगर हम लें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इंश्योर करता है कंपोनेंट की रिलायबिलिटी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के बगैर। और जो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग है वो करती है रिस्क ऑफ टाइप 1, कैरी करती है रिस्क ऑफ टाइप 1 और इसके अलावा टाइप 2 एरर भी। और रिजेक्टिंग
करना गुड लॉट जो है, या फिर एक्सेप्ट करना डिफेक्टिव वंस को। तो इन रिस्क का मुकाबला करने के लिए सैम्पलिंग प्लान जो है लाजमी तौर पे केयरफुली उनको डिज़ाइन किया जाए, जो कि बेस करे एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल्स के ऊपर, यानी कि AQL जिसको हम कहते हैं, और रिस्क टॉलरेंस। एडवांसेस जो है ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स के अंदर वो बढ़ाता है सैम्पलिंग एक्यूरेसी और एफिशिएंसी। तो जो एग्रीगेट प्लानिंग होती है उसमें शामिल है डेवलप करना एक प्रोडक्शन प्लान जो कि बैलेंस करता है सप्लाई और डिमांड, जो एक मीडियम टर्म हॉराइजन के ऊपर टिपिकली तौर पर 3 to 18 मंथ्स। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ये होता है कि मिनिमाइज़ किया जाए कॉस्ट, ऑप्टिमाइज़ किया जाए रिसोर्स यूटिलाइजेशन और पूरा किया जाए कस्टमर डिमांड को। जो कॉमन स्ट्रेटजीज है उसमें आ जाता है चेस स्ट्रेटजी, जिसको एडजस्ट किया जाता है, जो एडजस्ट करती है प्रोडक्शन रेट्स ताकि मैच करे डिमांड, और लेवल स्ट्रेटजी जो कि मेंटेन करती है स्टेडी प्रोडक्शन रेट, जबकि यूज़ करना इन्वेंट्री या बैक ऑर्डर ताकि अब्जॉर्ब किया जाए फ्लक्चुएशन, और एक मिक्स स्ट्रेटजी कंबाइन करती है एलिमेंट्स दोनों के ताकि अचीव करे फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक सीजनल बिजनेस जैसे कि बेवरेज कंपनी वो जो है यूज़ कर सकती है चेस स्ट्रेटजी पीक समर डिमांड के दरमियान, और एक लेवल स्ट्रेटजी ऑफ सीजन पीरियड्स के दरमियान। सो जो टेक्निक होती है एग्रीगेट प्लानिंग की, अगर हम उसमें देखें तो उसमें ग्राफिकल मेथड्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो कॉमनली यूज़ किया जाता है मिनिमाइज़ करने के लिए कॉस्ट एलोकेट करते हुए प्रोडक्शन मल्टीपल फैसिलिटीज़ में, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है एक सिस्टमेटिक अप्रोच बैलेंस करने के लिए प्रोडक्शन इन्वेंट्री और वर्कफोर्स कॉन्स्टेंट। और साइमुलेशन मॉडल्स जो है वो अलाउ करता है प्लानर्स को के टेस्ट करें डिफरेंट सिनेरियोस और असेस करें जो इम्पैक्ट है डिमांड वेरिएबिलिटी का। और केस स्टडीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये दिखाते हैं कि एडवांस प्लानिंग सिस्टम जो है वो रिड्यूस कर सकता है तकरीबन 15% तक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है 15% तक, और इम्प्रूव करता है सर्विस लेवल। और मॉडर्न एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो ERP जो कि होता है, ये इंटीग्रेट करता है एग्रीगेट प्लानिंग को दूसरे फंक्शंस के साथ, और एनेबल करता है रियल टाइम डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग। और चैलेंज हम देखें तो उसमें डिमांड की अनसर्टेनिटी आ जाती है, सप्लाई चेन की डिसरप्शन और रिसोर्स लिमिटेशन, जो कि रिक्वायर करता है रोबस्ट फॉरकास्टिंग और कंटिजेंसी प्लानिंग। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।